साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। हाशिए पर खड़ी जातियों ने बुलंद की हिस्सेदारी के लिए आवाज। वंचित जमात के लोगों ने आयोजित किया सामाजिक न्याय सम्मेलन। हक, हुकूमत, इंसाफ के लिए लामबंद हुई अति पिछड़ी जातियां। उठाई जोर शोर से देश में कर्पूरी फार्मूला लागू किए जाने की मांग। उठाई बिहार के तर्ज पर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाने की मांग। हरियाणा के रोहतक में अंबेडकर धर्मशाला में किया गया सामाजिक न्याय सम्मेलन। सम्मेलन में पहुंचे बड़ी संख्या में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस MBC के लोग। सुरेश पांचाल एवं उनकी टीम द्वारा किया गया सामाजिक न्याय सम्मेलन 14 जुलाई 2024 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन। 100 में 65 वंचित हैं, वंचितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में 65 भाग हमारा है। सम्मेलन में उठाई गई संविधान के अनुच्छेद 330 की तर्ज पर 340 को लागू किए जाने की मांग। ज्ञात रहे संविधान के अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए संसद सदस्य के लिए स्थान आरक्षित करता है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के लिए विधायक के लिए स्थान आरक्षित करता है। ठीक इसी तरह से अनुच्छेद 340 में भी OBC की जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिसको लागू करने की मांग की गई। सम्मेलन में पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता GK शर्मा, समाजवादी विचारक प्रभुनाथ सिंह, इंजीनियर कामतालाल ठाकुर, श्री राम सेन रायसेन, विजय कुमार पांचाल, रतन सिंह बौद्ध, अर्जुन प्रजापति, जगबीर सिंह रोहिल, हरीश कुमार सेन, शांता कुमार आर्य, विजय कुमार सेन, संदीप, जय भगवान आदि वक्ताओं गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की अध्यक्षता की एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा तथा सफल संचालन किया सुरेंद्र पांचाल ने। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी सोशल जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। और उस सच्चाई के कारण कर्पूरी ठाकुर जी बिहार तक सीमित नहीं रहे। आज पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम जाना जाता है। ईमानदारी के मामले में जब ईमानदारी की बात आती पूरे विश्व पटल पर कर्पूरी ठाकुर का नाम है। आप ये मत समझना कि यही नाम है, क्योंकि 2-3 कार्यक्रम मैंने वर्ल्ड सोशल फोरम के देखे, बॉम्बे का देखा और एक दिल्ली का देखा। वहां पर भी कर्पूरी ठाकुर की चर्चा आई और विदेश के लोगों ने की है कि कोई कर्पूरी ठाकुर हिंदुस्तान के अंदर 10 साल मुख्यमंत्री रहा। इसलिए मजबूरी रही केंद्र सरकार की भारत रत्न देने की, और भारत रत्न मिला। हम व्यक्तिगत तौर से जय श्री राम से भारत रत्न से खुश नहीं हूं, बल्कि जो कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला था वो फार्मूला हमारे देश की सरकार लागू करती तो हम समझते कि हाँ हमारे देश के नेताओं ने सही काम किया। हकीकत है क्यों नहीं किया उसके पीछे भी बता दे रहा हूं, क्योंकि हमारे जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने 5 भागों में बांट दी और एक आयोग का गठन किया था। दुर्भाग्य से वो आयोग को ला नहीं पाए, नहीं तो सारी कले खुल जाती आपके सामने। मां इसलिए सब कुछ किया कि हमें देश के संसाधनों को कैसे लूटना है, कैसे खरीदना है और कैसे हमको उनके ऊपर वेशन करना है, ये है काफा। और बहुत सारी बातें देश में चल रही हैं, मगर एक बात और कहना चाहूंगा, सामाजिक लोगों से भले ही कम है, हम लोगों को उन भावनाओं में नहीं बहना चाहिए
इसकी वजह से आज हम सबसे पीछे हैं। इस बात का आप बहुत बारीकी से चिंतन करना, क्योंकि कर्पूरी फार्मूला कोई छोटा मोटा फार्मूला नहीं है देश के अंदर, वो सबसे बड़ा फार्मूला है, वो सबसे पिछले व्यक्ति के लिए है, सबसे नीचे पायदान पर रहने वाला व्यक्ति। मंचासीन पदाधिकारीगण और हमारे दूर दराज से आए हुए सम्मानित साथी, आज का विषय है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है, इसका चैप्टर हमें नहीं पढ़ाया जाता। हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, आप ओबीसी हो, आप ओबीसी में कौन हो, जाटा हो, कुर्मी हो, पटेल हो, गणेरिया हो, नाई हो, जातियों में बांटा। सामाजिक न्याय के पुरजोधा अगर हुए इस धरती पर, तो बिहार की धरती पर पैदा हुए भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें सरकार ने भारत रत्न देने के लिए मजबूर हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं कई मंचों के माध्यम से, खास करके सैन समाज के लोगों से, जो कहते हैं कर्पूरी ठाकुर नाई समाज में पैदा हुए, नाई समाज में पैदा नहीं हुए, नाई परिवार के घर में पैदा हुए, वह सर्व समाज के नेता थे। अगर वह सर्व समाज के नेता नहीं होते तो 90 में आपको ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाता, बीपी मंडल का नाम आता है, और 1973 में कर्पूरी ठाकुर जी ने आपको अपने 26% आरक्षण बिहार में लागू किया, और उस 26% आरक्षण को इस तरह से सजो कर दिया कि वहां की पूरी आवाम जय कर्पूरी का नारा देने लगे। तब उनको जननायक की उपाधि मिली। मैं यहां भाई सुरेंद्र पंचाल जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस रोहतक की धरती पर जो सामाजिक न्याय का आगाज किया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। यह रोहतक हरियाणा जिले का एशिया का नंबर 1 जगह है जहां पर कपड़े का उद्योग और शिक्षा का हब है। जिस हरियाणा में शिक्षा का हब हो, रोहतक ऐसे जिले में, और वहां से सुरेंद्र पंचाल आगाज करें, तो आपको एक कानून बनाने में कोई देरी नहीं लगेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, सुरेंद्र पंचाल जी, 90 सीटों पर आज से ही आप चयन कर लीजिए तो मुझे कहां का बेटा कहां से लड़ाना है, नाई का बेटा कहां से लड़ाना है। छोड़ दीजिए ओबीसी का बाप नारा देना, मंडल की बात छोड़ दीजिए। अगर आप सच्चे हितैषी हैं, सच्चे भक्त हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर को, अगर मानते हैं सच्चे दिल से, तो आप अब पिछड़े समाज के लोगों को आज ही से चिन्हित कर लीजिए। 90 सीटों पर हमारा कौन सा व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, इसी हरियाणा की विधानसभा में आपका प्रस्ताव पास होगा। इसलिए मेरे साथियों, पुनः आप अपने धर्म में लौटने का काम करिए, तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करिए। हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। चलो बुद्ध की ओर, चलो बुद्ध की ओर। हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। जिस देश में शांति नहीं होगी, उस देश की व्यवस्था क्या होगी, ये खुद से सोचने का काम करिए। आज विज्ञानवादी देश है, विज्ञान की तरफ जा रहा है। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, तब तक मानेंगे भी नहीं। साथियों, आज आप लोगों के बीच इस माइक के माध्यम से बताया गया कि जी के शर्मा जी हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, तो आप जानने का, तब तो आपने माना कि यह विज्ञानवादी देश है। इसलिए मैं आप सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करने के साथ साथ पुनः मैं अपने महापुरुषों को धन्यवाद करता हूं
लेकिन साथियों, जब हमारी पहली मुलाकात एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर जी से हुई थी जंतर मंतर पे, इन्होंने कहा हमारा रिश्ता तो यस्सी खाता है। तो हमने कहा यस्सी खाता बोले हमने कहा कल से सुलेमन बना लो, बैनर टांग लो, आप अंबेडकर बात बनाम कर बुरी बात। अंबेडकर के समय में कुछ और था, करपूरी के समय में कुछ और था। इसके बाद रिएक्शन पैदा होना शुरू होता है, कई मीटिंगों में हुआ या बाबा साहब के विरोधी। हमने कहा कतई नहीं विरोधी है, आपको समझने का फर्क है। तो हम इस नाम को हटाते हैं क्योंकि दोनों महापुरुष हैं, हमारे आदर्श हैं। 330 बनाम 340। अब हड़कंबलिया साहब ये 330 बनाम 340 क्या है? 330 में 131 सांसद पार्लियामेंट में एससी कोटे से जाता है, लेकिन 340 ये ओबीसी समाज का व्यक्ति जानने की कोशिश नहीं किया, ना तो इसको लड़ने का प्रयास किया। अगर ये देश में 340 लागू होता तो 267 सांसद पार्लियामेंट में आप बैठते तो आज दूसरे की गिनती नहीं। इसलिए अनुच्छेद 330 बनाम 340 का नारा दीजिए। साथियों, जो शर्मा जी ने बताया कि अलग अलग विधानसभाओं से अलग अलग जातियों के लोग तैयार करके और 90 की 90 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी करने का जो काम है वो अगर आज से ही आप लोग शुरू कर दोगे तो ये फार्मूला शायद कामयाब होगा, कारगर होगा, एक दूसरे को लोग सपोर्ट करेंगे और हो सकता है कि हमारे 10-15 एमएलए जीत कर विधानसभा में चले जाएं और आपके हक अधिकार की आवाज उठाएं। जो नायब सैनी जी जो कह रहे हैं कि मैं 27% कोटा लागू करवाऊंगा, लेकिन साथियों आपको अच्छी तरह पता है कि कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है और उसमें ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। तो इसलिए धोखे में रहने की आवश्यकता नहीं है, सोच समझ कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि नायब सैनी जी के हाथ में कमांड पूरी तरह नहीं है। मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, उनको एक मोहरा बनाया गया है हमारी वोट लेने का। पिछले चुनाव में जो 17 फरवरी को जो हमने पुराना ITI मैदान में जो प्रोग्राम किया था, उस वक्त हालात दूसरे थे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई पूरे देश में चल रही थी और आज उसका रिजल्ट भी आया। हमने रोहतक लोकसभा से जो टारगेट किया था, वहां जिस भाषा का प्रयोग मैंने भी किया था वो भाषा रंग लाई और रोहतक लोकसभा से हम यूं तो नहीं कह सकते कि हमारे पक्ष में कोई आ गया, लेकिन उनकी एक टांग तोड़ने में हम कामयाब जरूर हुए, जिसका नतीजा ये रहा कि आज सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, लंगड़ी सरकार है और आज वो फिर से आप लोगों की बात कर रही है। नायब सैनी को बनाना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था और हो सकता है अगर आप लोग खड़े हो जाएं तो विधानसभा में उसका कुछ रिजल्ट मिल जाए।